नमस्कार। संचार के माध्यम को अगर हम परिभाषित करें तो यूँ कहा जाएगा कि जैसे हमारी जानकारी, हमारे विचार या हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को ही संचार कहते हैं। पुराने ज़माने में संचार पहुंचाने के बहुत सारे साधन हुआ करते थे। जैसे शुरुआत हुई कबूतरों से, यानी अगर किसी को किसी तरह का संदेश अगर भेजना होता था तो कबूतर के माध्यम से भेजा जाता था। कबूतर उस संदेश को लेकर पहुंचा देता था। फिर इसके बाद शुरू हुआ दूत का। लोग अपने फरमान या फिर किसी तरह के संदेश दूतों के द्वारा भेजते थे। संदेशवाहक वो भी यही काम करते थे, ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। फिर कई बार घुड़सवारों का भी उपयोग किया गया तो इसमें थोड़ी सी जल्दी हुई। और फिर डाकिये का उपयोग होने लगा जो कि सरकार द्वारा निर्धारित था। तो वहाँ से शुरू हुआ पत्राचार का माध्यम, जो पत्राचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। लेकिन इन सारी चीज़ों में, सारे माध्यम में समय काफ़ी लगता था। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी की नौकरी की बात हुई, सरकार की तरफ से अगर किसी तरह की नौकरी की बात हुई, उनकी जो पत्र हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते जो तारीख है वो निकल जाता था। और ऐसा भी होता था कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वो भी संदेश पहुँचते पहुँचते देर होती थी। और वहीं से शुरू हुआ एक नई तकनीकी जिसका नाम है तार, जिसे हम टेलीग्राम भी कहते हैं। तो टेलीग्राम के माध्यम से जो संदेश है वो ज़रा जल्दी पहुंच जाता था और लोगों को वो संदेश, लेकिन बहुत ही छोटे शब्दों में, मतलब जितनी ज़रूरत होती थी उतनी ही ज़रूरत की बातें उसमें कही जाती थी, लिखी जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता था। और फिर ये लोगों तक पहुंचता था। इसके बाद लोगों के पास एक नया साधन आया जिसका नाम टेलीफोन है। टेलीफोन के माध्यम से लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे से कर लेते थे और अपनी जो भावनाएं थी वो व्यक्त करते थे। तो इससे संदेश पहुंचने का जो माध्यम वो ज़रा आसान हो गया। और धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग जो है वो होने लगा और अंततः हमारे पास जो आया वो आया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल ने हमारे ज़िंदगी में बहुत असर डाला। मोबाइल के माध्यम से हम उसे ले करके कहीं भी चले जाते थे, बात करते थे, जबकि टेलीफोन में नहीं हुआ। टेलीफोन तो घर में रहता था, लेकिन मोबाइल जो है वो उसे लेकर हम घूम सकते थे। और धीरे धीरे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आने लगी और मोबाइल में नए नए चीज़ों का उपयोग होने लगा। जैसे कि हम संदेश यानी न्यूज़ वगैरह सुनते थे तो न्यूज़ भी आने लगा। कई तरह की जो एंटरटेनमेंट वो माध्यम उसमें आने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे उसमें सामाजिक यानी कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये आने लगा सब। और लोगों के अंदर में इसका एक क्रेज़ हो गया। हर आदमी आज बगैर मोबाइल के नहीं रह पाता। हम भले कुछ भूल जाए लेकिन अपने मोबाइल को नहीं भूल पाते हैं। तो मोबाइल हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग हो गया। लेकिन कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। मोबाइल हमारी ज़िंदगी के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो किशोरों के जीवन पर पड़ा। तो चूँकि ये एक ऐसा माध्यम रहा कि जिससे बहुत ही अच्छा तो है ही, लेकिन इसके दुष्प्रभाव के काफ़ी गंभीर परिणाम होने लगे। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में दो मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर स्वर्नभ सक्सेना, जो कि बर्दवान हॉलीरुक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ऋषि भूषण चौबे, नमस्ते, जो कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। और हम आज इनसे इसी विषय पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर स्वर्नभ सक्सेना से, क्योंकि इनका स्कूल है और किशोरों का ज़्यादातर जीवन, किशोरावस्था जो है वो स्कूल में बीतता है। डॉक्टर साहब, आपसे
हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में जो किशोर हैं, आज जो डिजिटल मीडिया का दुष्प्रभाव है किशोरों के जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया हम लोग जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत में ही जो कहा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है जी, तो अगर इसी मुद्दे से हम स्टार्ट करें, डिजिटल मीडिया के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव हैं। जी, पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो ये एक जुनून सा छा गया है कि डिजिटल मीडिया का एक ऐसा प्रभाव बच्चों पर, ऐसा असर पड़ा है कि पहले तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, वही एक माध्यम था जिससे हम बच्चों को शिक्षा दे पाएँ उस लॉकडाउन के उस तहत। पर अभी जो है, अभी एक ऐसी लत लग गई है, एक ऐसा नशा छा गया है जिससे बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है और इसके दुष्प्रभाव काफ़ी है। मैं तो कहता हूँ कि ये सब मानेंगे, शारीरिक दुष्प्रभाव है, मानसिक दुष्प्रभाव है, शिक्षा पर तो दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और अंत में मैं तो इसे भी ऐड करूँगा कि सामाजिक जो संभेद है उस पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव है। जी, आपने सही कहा, क्योंकि कोविड के समय में क्या था कि वो कहीं तो निकल नहीं पाते थे और ज़्यादा समय जो है उनका मोबाइल पर ही बीतता रहा। सर, आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर ऋषि भूषण सर से कि इसका असर आपके संस्थानों में किस तरह पड़ा? देखिए, असर मैं तो कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है, जैसा कि आपने कहा, एक सकारात्मक पक्ष इसका है और साथ ही साथ नकारात्मक पक्ष भी है। जी, तो जो सकारात्मक है तो सभी के लिए सकारात्मक है और नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी सभी तबके के लिए है। जैसे कि बचपन भी प्रभावित हो रहा है, किशोर भी प्रभावित हो रहा है और बुजुर्ग जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जी, तो जैसा कि सर ने कहा कि, और आपने भी कहा कि किशोर स्कूलों में आ रहे हैं, स्कूल जीवन में किशोर वय की अवधि पूरी होती है और मैं विश्वविद्यालय में हूँ तो कह सकते हैं कि किशोर के बाद वाला जो स्टेज है के बाद वो आता है। तो ये उस जो प्रभाव है, पहले तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा प्रभाव है कि एक नई ज्ञान की संस्कृति को विकसित होने में मदद मिल रही है। हम बहुत आसानी से चीज़ों को पा ले रहे हैं और एक कह सकते हैं कि नॉलेज सोसाइटी का जो सपना देखा गया था जी, वो सपना इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से पूरा हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान है वो सब तक पहुंच रहा है और आसानी से पहुंच रहा है। जी, तो ये तो सकारात्मक बात हुई। नकारात्मक ये है कि ये हमारे, जैसा कि सर ने भी कहा, कि हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित कर रहा है, नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर रहा है। एक तो शिक्षण में जो एकाग्रता की जो ज़रूरत होती है, पढ़ने लिखने में जो एकाग्रता की ज़रूरत होती है वो भंग हो रही है और दूसरा है क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, वो क्षीण हो रही है और इन टोटल अगर कहें तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है, यानी कि डिप्रेशन एक आम समस्या बन गई है। और अभी कल ही परसों, कल आप लोगों ने भी खबर सुना होगा, तो पटना के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जो शायद 18 साल का लड़का है और वो कहा जा रहा है कि काफ़ी मेधावी था और वो मतलब कला से, नाटक से जुड़ा हुआ बच्चा था। तो ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा बहुत आइसोलेटेड रहता था। और कोटा वाली जो घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो संपूर्णता में हमें इस बिंदु को सोचना होगा और विश्वविद्यालय प्रांगण जितना इसमें भूमिका निभा सकता है उतना ही परिवार भी निभाएगा। जी सर। जी सर, देखिए, पहले क्या था कि बच्चों को खेलने कूदने के लिए जगह भी मिलती थी, वो जाते थे, लेकिन आज जब से ही मोबाइल उनके हाथ में आता है वो खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। वो भूल जाते हैं कि नहीं, हमें खेलना भी चाहिए जिससे कि शारीरिक विकास भी होता है। जी हाँ। तो ऐसे में ये जो मोबाइल है उनके शरीर के शारीरिक विकास को भी तो रोकता ही रोकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक वातावरण हमें बनाना होगा। वातावरण, जैसा मैंने कहा, कि घर से ही शुरू होता है। जी। तो घर में बच्चा रहता है, बहुत समय तक बच्चा घर में रहता है, तो हम एक माता पिता के नाते हमें बच्चे के साथ, जैसा हम बच्चे को देखना चाहते हैं वैसा हमें खुद पहले प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि अगर हम निजी तौर पे, अगर मैं मोबाइल देखता रहूं और हर समय लैपटॉप पे रहूं
और मैं अपेक्षा करूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो किताब देखे, तो ये एक संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो स्कूल हमें अपने घर के वातावरण को पहले ठीक करना होगा। जी। जो भी सीनियर हैं उन्हें आपस में बातचीत आपस में पहले करनी होगी, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करनी होगी। जब आसपास परिवेश के लोगों से बातचीत करता हुआ एक परिवेश बनेगा, घर के लोगों से बातचीत करता हुआ परिवेश बनेगा, तो बच्चे के अंदर ये बात जाएगी कि हमें यहाँ भी मजा आ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। जी ऐसा होना चाहिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस पर क्या है कि क्या शारीरिक विकास तो इसका रुक ही रहा है, मानसिक विकास भी रुक रहा है सर। कई बार हमने देखा है कि बच्चों की जो एकाग्रता है पढ़ाई लिखाई में उनका हो नहीं पाता है, तो उनकी जो शिक्षा है उसमें कहाँ कमी पाते हैं सर आप? देखिए अभी स्कूल समय के बाद, स्कूल में जो बच्चे समय बिताते हैं जी, उसके बाद घर जाके, जो सर ने भी अभी कहा कि घर का वातावरण भी बदलना चाहिए, वो घर में जाके अगर पढ़ाई में मनोसंजग ना दें, अगर पढ़ाई में उनका ध्यान ना रहे और उनका ज़्यादातर ध्यान उसी मोबाइल डिवाइस पर या उसी सोशल मीडिया या फिर ये जो डिजिटल मीडिया है, इसी पर इनका पूरा दिमाग, इनका मानसिक जो एकाग्रता है उसी पर अगर संचालित हो जाए, केंद्रित हो जाए, तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पढ़ाई से हट रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये किताबों से, ये पुस्तकों से ये दूर जा रहे हैं और ये इनका जो पूरा ध्यान ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। और इससे सिर्फ मानसिक तो विकास कम ही हो रहा है, शारीरिक विकास पर भी बहुत आँच आ रही है। जैसे कि देखिए ये बच्चे अभी खेलने कूदने पर ध्यान कम, और उनका खेल जो है वो मोबाइल पर ही है। जी, सारे ऑनलाइन गेम्स जो भी हैं वो मोबाइल पे ही खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मैदान का जो संपर्क है, जो खेल कूद का संपर्क है, उससे भी वो दूर हो जाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। कई बार ऐसा देखने को मिला है सर कि मोबाइल, माँ बाप भी, माता पिता भी, वो क्या करते हैं कि अपनी ध्यान को हटाने के लिए बच्चे को ही खुद मोबाइल दे देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा खुद ही उस पर केंद्रित हो जाता है। और क्योंकि माता पिता खुद ही इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को समय देने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, माता पिता व्यस्त हो गए हैं, ये बात सही है। मतलब एक ऐसा समय है कि हम सभी व्यस्त हो गए हैं जी, हम सभी व्यस्त हो गए हैं। तो यह भी ठहर के सोचने की ज़रूरत है कि हम कितना गैर जरूरी व्यस्त हैं और कितना जरूरी वजहों से व्यस्त हैं। देखने में आता है कि एक बड़ा हिस्सा हमारा जो व्यस्तता का है वो गैर जरूरी है। कई बार दिखावे में हम व्यस्त हैं, कई बार हम ईर्ष्या की वजह से व्यस्त हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये जो व्यस्तता है, यहाँ भी ठहर करके हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम व्यस्त परिस्थितियों की वजह से हैं, काम की वजह से हैं, या व्यस्त होना भी एक फैशन बन गया है, इसलिए भी हम व्यस्त हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि व्यस्त होना भी आजकल एक फैशन बन गया है। क्योंकि फैशन में ही सब कुछ दिखावा करते करते लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे भविष्य को ही बर्बाद करते हैं, बच्चों को ही भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है सर कि बच्चे कई बार क्राइम करने लगे हैं, मोबाइल अगर आपने उनसे छीन लिया तो वो उग्र हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये सर ने अभी जो कहा कि गैर जरूरी व्यस्तता के कारण हम लोग गैर जिम्मेदार भी हो गए हैं जी, और इसीलिए अभी साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम इतनी तादाद पे बढ़ चुकी है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं, पर मुश्किल ज़रूर है, पर रोकना भी हमें चाहिए। हमें इनके शिक्षा पर जैसे प्रभाव डाल रहा है, तो हमें बच्चों को बचपन से ये शिक्षा डालनी चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि दुष्प्रभाव कैसा क्या है, कैसे कैसे होता है। अगर बच्चों को पहले से ही ये नकारात्मक बातें उनके ध्यान में, उनके जहन में डाल दिया जाए, तो शायद अपने आप को थोड़ा सा भी वो उन चीज़ों से दूर रख सकें। क्योंकि देखिए, ये आग के जैसा है। आग जैसे खाना पकाती भी है, आग जैसे ठंडी में गर्माहट भी देती है, आग जलाकर राख भी कर देती है। जी, बिल्कुल। तो आग से कैसे खेलेंगे, ये हमें बड़ों को ही, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये आग है, इससे कैसे इस ऊर्जे को काम में लगाया जाए, इस शक्ति को काम में लगाया जाए, इससे फिजूल से इसे छेड़खानी ना की जाए, ताकि ज़िंदगी राख ना बन जाए।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन क्या है सर कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सर। जी हाँ। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि माता पिता के प्रति कैसा रवैया हो गया है बच्चों का? देखिए, मैं अपने पहले जो पिछला सवाल जो आपका था उसी से शुरू कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जो व्यस्तता है वो व्यस्तता को हमें ठंडे दिमाग से हमें सोचना है कि हम सही अर्थों में व्यस्त हैं कि नहीं, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ठहराव की आवश्यकता है। दूसरी बात कि आप आदतों को आप जोर दे करके, डांट करके, मार करके, वायलेंस करके आप आदतों को नहीं बदल सकते। जी तो कन्विंसिंग अप्रोच अपनाना होगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप उसको एडुकेट करने की कोशिश कीजिए। जी, आप रील देख रहे हैं, बच्चा भी रील देखना चाहता है, बिल्कुल कहा। तो बच्चे को रील दिखाइए, आप अपने पास बिठा करके उसको रील दिखाइए। जो रील उसको देखने लायक है उसको आप दिखाइए, और जो रील उसके देखने लायक नहीं है उसको बताइए कि उसको क्यों देखने लायक नहीं है और आपको भी क्यों नहीं देखना चाहिए। तो आप अपने को भी एडुकेट करें, अपने बच्चे को भी एडुकेट करें। धीरे धीरे बच्चा ये समझने लगेगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। कई बार ऐसा होता है कि ये सरकार के द्वारा भी इसके बीड़ा उठाना चाहिए कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं गलत है, तो हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सर, आप बताइए सर। देखिए, हर जगह पर तो लिखा हुआ है कि धूम्रपान मना है, धूम्रपान अच्छा नहीं है, पर धूम्रपान तो लोग करते हैं। और धूम्रपान, ये जो हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे जो एडल्ट पीढ़ी है, ये धूम्रपान खुलेआम करते हैं। तो हालांकि सिगरेट पैकेट पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, पर इससे कुछ बंद शायद नहीं हो रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जिस चीज़ को लिखा गया है, मना किया गया है, लोग उसको ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। उसी तरह से बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चे भी कर रहे हैं। तो यही, इसीलिए वही बात है कि बचपन से अगर ये चीज़ को नियंत्रण में, पहली बात है कि जो डिजिटल मीडिया घर पे यूज़ हो रही है, चाहे हम बुजुर्ग करें चाहे बच्चे करें, वो अगर निगरानी में किया जाए या नियंत्रण में किया जाए तो इसका अच्छा ही फल, जो फल होगा वो सुफल ही होगा। कई एक बार देखा है कि कुछ बच्चे इतने विद्वान होते हैं कि उनसे जैसे ही सवाल करिए वो फटाफट से जवाब देते हैं। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? जी, देखिए, यहाँ मैं दो बात यहाँ कहूँगा। एक तो सरकार, क्या आपने जो पहला सवाल इनसे किया था जी, कि सरकार जो है उसकी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी चीज़ें गलत हैं और वो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, चाहे फेक न्यूज़ हो या फिर एडल्ट्रेटेड चीज़ें जो हैं, जो कि हर तरह से गलत हैं, वो सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो कंटेंट तैयार किया गया है। तो जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको और एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर ये चीज़ें आ रही हैं और जो अथॉरिटी है उसकी नज़र में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये मुश्किल है, ये यूट्यूब हो या गूगल हो, इनका कहना है कि यहाँ से सब कुछ छांट करके निकाल पाना आसान नहीं है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट को, सरकारी संस्थाओं को बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें इल्लीगल हैं, गलत हैं, अगर वो तैर रही हैं, अगर वो उपलब्ध हैं, तो उनको हटाने का काम निरंतर होते रहना चाहिए। जैसे तालाब की सफाई निरंतर होती रहती है, तो वो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम विकल्प के तौर पर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर बच्चा ये ना देखे तो क्या देखे? तो आप और हम जैसे प्रोफेसरों को, हम जैसे शिक्षकों को, पत्रकारों को अपनी ओर से भी कुछ क्रिएटिव चीज़ करना चाहिए। केवल हम आलोचना ही करते रहें तो क्या होगा कि हम आलोचना करते रहेंगे, हम अपना काम आलोचना तक सीमित रखेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, और वो जो तबका है जो इस तरह के कंटेंट को क्रिएट कर करके पैसे कमा रहा है, वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि उसको हमारी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें एक अच्छे कंटेंट के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सर, आपने कहा कि सरकार की ओर से भी कदम उठाना चाहिए। सर, आप लोग कोई ऐसा कदम उठाते हैं क्या? जैसे बच्चे अगर किसी तरह की कोई मोबाइल वगैरह लेकर स्कूल में आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? सर, अगर कोई बच्चा गलती से, चाहे वो भूल गया हो, गलती से अगर मोबाइल लेके आता है, तो हम तुरंत उसे ले लेते हैं, उसे ऑफिस में, स्कूल ऑफिस में जमा किया जाता है, और उसके
अभिभावक को बुलाया जाता है कि आप ये बच्चे लेके आए हैं, ये आप लेके जाइए, और उनको एक वार्निंग दिया जाता है कि देखिए आगे से ध्यान रखिए कि ऐसे चीज़ें, मोबाइल डिवाइसेस या ऐसे चीज़ें स्कूल में ना आए। जैसे बच्चे जो हैं वो तो आपके पास भी जाते हैं, क्या आपके यहाँ भी इस तरह की बंदिशें होती हैं क्या? नहीं, हम तो, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो ग्रेजुएशन और पीजी के लिए आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, तो उनके साथ मोबाइल रहता है। समस्या उनके साथ, उनके द्वारा अपने साथ मोबाइल रखने में नहीं है। दिक्कत होती है कि मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, टहल भी रहा हूँ बीच में, और मेरे सामने ही वो मोबाइल देख रहे हैं। जी। अब व्यक्तिगत रूप से मैं पीछे बैठ करके नहीं पढ़ाता, मैं खड़े होकर के टहलता हुआ ही पढ़ाता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, बातचीत करता हूँ। लेकिन कई बार देखता हूँ कि बच्चे थोड़ा भी मौका पा करके तुरंत खोल लेते हैं। जी। अब उन्हें सख्ती से कहना कि आप मोबाइल को हटा दीजिए, मोबाइल सामने मत रखिए, कई बार खुद को अच्छा नहीं लगता, और हम चिंता इस बात की होने लगती है कि इस स्तर पे आकर के भी हमें ये कहना पड़ रहा है। जी, चूंकि बच्चे तो खुद ही वयस्क हो गए हैं, हाँ, और उनके कम से अंदर कम में उन्हें समझदारी खुद तो ही होनी ही की बात चाहिए। आ जानी बिल्कुल। चाहिए थी कि आपको कक्षा में जब शिक्षक बात कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल ना देखें। तो मैंने इसका फिर रास्ता निकाला कि कई बार ऐसे प्रसंग छेड़ता हूँ, और उस प्रसंग से ही उनको कहता हूँ, अच्छा सब लोग अपना अपना गूगल खोल लीजिए और ये चीज़ सर्च कीजिए। चलो, आपकी उस आकांक्षा को भी हम पूरा कर दे रहे हैं जी। कि आप ये चीज़ खोल करके देखिए और बताइए कि ये कहाँ है, और आपके मोबाइल से क्या जवाब आ रहा है, उनके मोबाइल से क्या जवाब आ रहा है। बल्कि चैट जीपीटी और एआई को लेकर के भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी सर्च कीजिए, मैं भी सर्च करता हूँ, और देखते हैं कि ये जवाब कैसा है हमारे डिस्कशन से। तो ये एक शिक्षक को इस तरह की रणनीति अपनानी पड़ती है। सर, आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि ये बच्चे जब आपके स्कूलों में इस तरह आप अगर उनके मानसिक विकास में किसी तरह की कमी पाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, बच्चे हमारे स्कूल में अगर देखा जाए तो बच्चे तो 3 साल की उम्र से आते हैं, कुछ क्षेत्रों में उससे कम भी आते हैं। तो इतने छोटे से बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उनका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, कहीं कुछ खामियां तो नहीं रही, कुछ अगर कमी है तो उस एक्सपर्ट्स को, वैसे अगर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमने बच्चों को देखा हुआ है कि ADHD का जो प्रॉब्लम होता है, या फिर OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने पाए हुए हैं बच्चों में। तो थोड़ी बहुत अगर चाइल्ड साइकोलॉजी जहाँ तक हमें मालूम है, हम अब पहले कोशिश करते हैं कि अगर बच्चों को अगर काउंसलिंग करके, उस अभिभावक से, बच्चे के अभिभावक से बात करके अगर हमने कुछ अगर हल निकाल पाएँ, या हम क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट को जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, वो कभी कभी हम लोग सेशन करवाते हैं स्कूल में, और बच्चों को रेफ़र भी कर देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो तो डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे हम लोग बीमारी के लिए, जो हालांकि ये बीमारी है नहीं, एक प्रॉब्लम है, तो हम किसी प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, तो जो एक्सपर्ट है उनके पास भेज देते हैं कि इसका हल अगर बचपन में ही, जब मिट्टी नरम है, उस मिट्टी को ही हम लोग अगर आकार दे पाएंगे, तो इसी बचपन में ही अगर उसको सुधार लाया जाए तो आगे जाके इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वो कोशिश बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो देखिए, हम लोग इस विषय पर तो आज हमारी बातचीत हुई, और अंततः हम लोगों ने इस चीज़ को माना कि माता पिता को भी इस पे जागरूक होना चाहिए कि हमें बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है या क्या करना है, हमारा सबसे पहला दायित्व तो हमारा ही है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ें सामने हैं, हमें क्या ग्रहण करना है, अच्छा चीज़ लेना है या गलत चीज़ लेना है। तो एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी अच्छी बातों को ग्रहण कर और गलत चीज़ों को हटा देना चाहिए। तो आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।